हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ऑप्टिक्स में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ओके। और ये जो ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई विल मेक डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर बहुत बड़ा है इसीलिए, ठीक है ना। सो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर वीडियोस आपको जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके। सो प्लीज लुक ओवर हियर। हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या? ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। देखो मैंने इधर लिखा भी है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट इज नथिंग बट ऑप्टिक्स। बहुत सिंपल है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट तो आप हमेशा देखते हो ना रे। लाइट एक ऐसा चीज है जो आप देख पाते हो, है ना। और आपको पता है ये जो लाइट है ना, लाइट ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, जो हमारा आंखों के लिए सेंसिटिव होता है। हम लोग उस वेवलेंथ का लाइट को देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको लाइट रे, जो हम लोग देख सकते हैं। और लाइट के वजह से ही सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है आप सब कुछ देख पाते हो, ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। ओके। सो इफ यू आस्क, मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये क्या है? लाइट क्या है? लाइट क्या है? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, okay, whose wavelength ranges from 7 sorry 400 nanometer 400 nanometer to 700 नैनोमीटर। उतना वेवलेंथ को आप हमेशा देख सकते हो। वो जो वेवलेंथ का रेंज आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो आपको देख सकते हो, मतलब आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लाइट। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दो चीज पढ़ने वाले हैं। पता है ऑप्टिक्स में दो चीज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और एक पढ़ने वाले हम लोग वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग समझ लेते हैं ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं और ये वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट रेज। हम लोग लाइट रे के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट रे। अरे लाइट रे आपको पता है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो होता है। जैसे कि अगर मैंने एक टॉर्च लाइट ऑन किया, देखो अगर मैंने एक टॉर्च लाइट ऑन किया, आप लोग अच्छे से देखो समझ में आएगा। मान लो ये एक टॉर्च लाइट है, तो टॉर्च लाइट से क्या होता है? रे ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर व्हाट रेज, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट बीम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम। अरे बंडल ऑफ रेज, मतलब बहुत सारे रेज अगर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। और अगर उसमें से बस एक लाइन आप ले लेते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। इट इज अ रे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। देखो, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट रेज, ओके, जो बेसिकली हम लोग थियरिटिकली डिस्क्राइब करते हैं फॉर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब दिस रे हेल्प्स यू टू डिस्क्राइब द लीनियर मोशन ऑफ लाइट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला चैप्टर जो आपको मिलेगा, जो क्या है आपका? वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ व्हाट? वेव नेचर ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट या वेव बिहेवियर ऑफ लाइट, आप जैसे भी बोलो। स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, बिकॉज आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि लाइट का दो नेचर होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो लाइट का जो वेव नेचर है वो हम लोग पढ़ने वाले किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
अभी देखो हम लोग और भी चीजें हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया मैंने, बस मैंने बोला ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई होप आप लोगों ने लिख लिया। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ना मेनली हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। दोनों के बारे में आपको एक रफ आइडिया तो होगा, रिफ्लेक्शन के बारे में भी होगा, रिफ्रैक्शन के बारे में भी होगा, और दोनों को हम लोग डिटेलिंग करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, सो देखो चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहला चीज इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है, देखते हैं और समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या। तो देखो आराम से देखो, अगर हम लोगों ने एक सरफेस लिया, एक सरफेस लिया हम लोगों ने, ठीक है, फ्लैट सरफेस है मान लो, और यहां पर ना एक रे ऐसे आ रहा है, ये रे ऐसे आ रहा है। पता है आपको इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो रे आके इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस में, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और आप सोचो तो इस सरफेस में टकराने के बाद ये रे क्या होगा, वापस जा सकता है। डिपेंड करता है कौन सा टाइप का सरफेस है। मान लो ये अच्छा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिससे रे आके टकरा के वापस जा सके। मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग, तो टकरा के वापस जाएगा रे, और ये जो रे टकरा के वापस जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये मैं आर आर लिखता हूं, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे। सो आर आर क्या लिख रहा हूं मैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत सिंपल है ना। तो यहां पर देखो तो हम लोग इंसिडेंट रे भी हमें मिलता है, रिफ्लेक्टेड रे भी हमें मिलता है, लेकिन इन सब के बीच में ना कुछ रिलेशन होता है जो हमें अगर जानना है तो हमें एक और चीज पढ़ना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ना इन सब के बीच में रिलेशन बताया कि इंसिडेंट रे कितना एंगल से आके टकराएगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, इसके लिए क्या पढ़ना है हमें, रिलेशन वगैरह जानने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया गया है, क्या बताया गया है। सबसे पहला लॉ, सबसे पहला लॉ क्या बताया गया है पता है, मैं पहले लॉ लिख देता हूं, आप लोगों को पता होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of reflection। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बहुत पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। देखो तो इधर इधर पे कैसे वो हम लोग दिखाते हैं डायग्राम में। तो आप लोगों को इसको समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखना ये जो लाइन हमने बनाया, ये लाइन क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर है। कौन सा सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो a line which is perpendicular to the reflecting surface, that line can be called as what, normal। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, याद रखना विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोला जा रहा है कि ये एंगल आई और आर हमेशा सेम रहेगा। बहुत सिंपल है, तो हाईफाई चीज थोड़ी बताया मैंने, यहां पर एकदम सिंपल चीज बताया है कि नहीं। ओके, आगे देखो आगे देखो आगे देखो। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में क्या बोला गया है, सेकेंड लॉ में यह बोला गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो
रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ऑल ऑफ देम लाई ऑन अ प्लेन। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन में तीनों लाई करता है। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट प्लेन है, प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। अगर मैं बोलूं ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपका नॉर्मल भी इसी प्लेन में ही है। अरे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल ऑफ देम लाई इन अ प्लेन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले से, तो मैं लिख देता हूं आप लोगों को, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, है ना, तीनों सेम प्लेन में रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आप समझने का कोशिश करना। ओके, तो देखो, तो जब भी एक सरफेस में रे आता है, आने के बाद टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाता है। देखो रे आ रहा है, सरफेस में टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा, जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब ये रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट रे क्या अपना मीडियम चेंज कर रहा है क्या? सोचो तो, लाइट रे क्या अपना मीडियम चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। देखो, पहले लाइट रे जब आ रहा था वो मीडियम 1 में था, और टकराने के बाद भी इसी मीडियम में है। तो लाइट रे अपना मीडियम चेंज नहीं करता है अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो। हाँ, रिफ्रैक्शन में सीन बदल जाता है, मीडियम बदल जाता है, मतलब लाइट रे टकराने के बाद दूसरा मीडियम में चला जाता है, वो रिफ्रैक्शन में होता है। बट रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, देखो तो, ये लाइट रे का अगर मैं बोलता हूं कि स्पीड है v, अगर मैं बोलता हूं कि इसका वेवलेंथ है लैम्डा और इसका फ्रीक्वेंसी है f, तो टकराने के बाद मीडियम चेंज नहीं हुआ ना। अरे मीडियम चेंज नहीं होता है ना, तो स्पीड सेम टू सेम रहता है। टकराने के बाद पहले जो स्पीड था, बाद में भी वही स्पीड रहेगा। और भी बताता हूं, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज अगर स्पीड चेंज नहीं होता है ना, तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है। आप लोगों को आगे जाके मैं रिलेशन बताऊंगा, या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव्स वाला चैप्टर में, कि आपका जो स्पीड होता है ना, स्पीड v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली कुछ भी कर लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। मतलब ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, जिस सोर्स से आ रहा है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड रहता है। तो मीडियम चेंज हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। मीडियम चेंज हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और आप खुद सोचो, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो पक्का वेवलेंथ भी तो कांस्टेंट होना पड़ेगा ना रे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, यहां पर अगर स्पीड सेम है, तो टकराने के बाद वेवलेंथ भी सेम रहेगा, और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहना ही पड़ेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एक ऐसा प्रॉपर्टी है वेव का जो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स अगर बदल दोगे तो फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। अगर इंसिडेंट लाइट का जो सोर्स है उसको बदलोगे तब जाके फ्रीक्वेंसी बदलेगा, वरना फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इंसिडेंट रे का जो वेलोसिटी रहेगा, वेवलेंथ रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, टकराने के बाद भी स्पीड सेम रहेगा, वेवलेंथ भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। तो वो चीज मैं इधर पे लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है तो आप एक लाइन लिख दो अपने हिसाब से, है ना। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट भी समझ में आया। आपको पता है क्या कि ये जो रिफ्लेक्शन है ना, वो भी दो तरीके का होता है। ये रिफ्लेक्शन भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक रिफ्लेक्शन, जो पहला रिफ्लेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, या तो रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर डिफ्लेक्शन बोलते हैं। पता है, ये जो रेगुलर डिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर डिफ्लेक्शन हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस जिसके ऊपर ये इंसिडेंट रे आएगा। जो इंसिडेंट रे आके सरफेस के साथ टकराता है, ये कौन सा टाइप का सरफेस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कैसा होगा।
मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला मैं लिखता हूं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, आराम से देखना, समझ में आएगा। अगर हम लोगों ने एकदम प्लेन सरफेस लिया, एक प्लेन एंड शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस होना चाहिए बिकॉज रिफ्लेक्शन के लिए ना सरफेस शाइन रहेगा तभी जाके टकरा के वापस जाता है, जैसे मिरर, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने एक प्लेन सरफेस लिया, प्लेन एंड शाइनी सरफेस, जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर, आपको पता है ना मिरर, अरे आईना, आईना आईना जो बोलते हैं हम लोग मिरर, है ना। सो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर लिया और हम लोगों ने क्या कर दिया, इंसिडेंट रे यहां पर इंसिडेंट किया। अभी बहुत सारे इंसिडेंट रे ले लो अपने हिसाब से, ऐसे करके ले लो। तो दीज आर व्हाट, इंसिडेंट रेस, दीज आर व्हाट, इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस। आप खुद सोचो, हर एक रे अलग अलग जगह पर टकरा रहा है, तो हर एक रे का अलग अलग नॉर्मल बना सकते हो ना आप। जैसे कि इस रे का नॉर्मल बनाओगे तो ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस रे का नॉर्मल बनाओगे तो ऐसा, इस रे का नॉर्मल बनाओगे तो ऐसा। आप खुद सोचो, टकराने के बाद ये रे कुछ ऐसा जाएगा ना, ये होगा ना रिफ्लेक्टेड रेस। दीज आर व्हाट, रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस। तो यहां पर ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक दिख जाएगा। अगर इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, देन रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जो बीम, पूरा बीम को देखो, जो बीम जिस एंगल से आके टकराएगा उसी एंगल से बीम निकल जाता है। यहां पर स्कैटरिंग नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक रे इधर जा रहा है तो एक रे इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर उधर नहीं जाता है। अगर ऐसा आके गिर रहा है कोई सरफेस में तो उसी एंगल से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा टाइप का जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द सरफेस शुड बी प्लेन। आपका क्या होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जैसा। ओके, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अगर अगर मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ना इधर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मैं ये पेन को देख रहा हूं, अभी देखो मैं इस पेन को देख रहा हूं, ये पेन को देख रहा हूं, मतलब क्या है, ये पेन से रे मेरे आंखों तक आना पड़ेगा तभी जाके मैं इस पेन को देख पाऊंगा ना। अगर इस पेन से ये लाइट जो है, लाइट आके पेन में टकराएगा, टकराने के बाद मेरे आंखों में आएगा, तभी जाके मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। तो इस ऑब्जेक्ट से अगर रे मेरे आंखों में आएगा तभी देख पा रहा हूं, हाँ समझ में आ रहा है। तो वैसे ही सोचो, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्ट से रे आपके आंखों पर आना पड़ेगा ना, तभी आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। सो अगर आप इधर खड़े होकर देख रहे हो, ये आपका आंख में बना रहा हूं, देखो ये आपका आंख बना रहा हूं मैं, आंख ये बना दिया, आई बन गया। अच्छा सोचो तो, अगर आप इधर खड़े होकर देख रहे हो तो क्या इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, देख पाओगे क्या? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं देख पाओगे? बिकॉज टकराने के बाद रे आपके आंखों पे जा ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना। टकराने के बाद आपके आंखों में नहीं जा रहा है। हाँ, अगर आप इधर से देखोगे, अगर आप इधर से देखोगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, बिकॉज टकराने के बाद आपके आंखों पर रे आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड ओके फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। एक मिरर में या इस सरफेस से टकरा के आपके आंखों पे कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाएगा ना। आप कोई भी जगह पर खड़ा होकर देख पाओगे क्या ऑब्जेक्ट को? नहीं देख पाते। तो यही चीज याद रखना, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का इमेज आपको देखना है तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। ओके, आगे देखो, आगे देखो। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड टाइप का रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सेकेंड टाइप का रिफ्लेक्शन का क्या है, देखो मैं बताता हूं, नाम बता देता हूं पहले। सेकेंड टाइप का रिफ्लेक्शन का नाम है आपका डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का पता है आपको दूसरा नाम क्या है? वो दूसरा नाम भी लिख देता हूं, इट इज नथिंग बट इरेग्युलर रिफ्लेक्शन।
नाउ व्हाट इज दिस इरेगुलर रिफ्लेक्शन? ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस कैसा होना पड़ता है पता है? रफ सरफेस होना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने स्पेक्युलर अभी थोड़ी देर पहले देखा है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन था उसमें सरफेस क्या था? स्मूथ था, शाइनी था। यहां पर सरफेस कैसे रहेगा? इट विल बी रफ, समथिंग लाइक दिस, मान लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ रफ सरफेस है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रफ सरफेस है। और अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ पैरेलल रेस लेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू टेक सम पैरेलल रेस ऑन दिस रफ सरफेस, जो हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रेस। जैसे कि ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर ये भी एक हो गया, मान लो। तो ये दिस रेस आर व्हाट, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? दिस आर व्हाट? इंसिडेंट रेस। इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रेस। और अभी अगर आप देखते हो इस पॉइंट में अगर आप नॉर्मल बनाते हो, नॉर्मल कैसे बनना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन इस पॉइंट में आप टेंजेंट बना लो एक पहले अच्छे से। टेंजेंट बनाने के बाद अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, ये लाइन आपका कैसे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल। ये देखो, ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। हाँ, और अगर मैं बोलता हूँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसी एंगल से ये टकरा के वापस जाएगा, तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, आई और आर सेम होना चाहिए, आई और आर सेम होना चाहिए। अच्छा, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। इस सरफेस के लिए देखो, तो इस सरफेस के लिए अगर आप टेंजेंट बनाते हो, ये टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप इस सरफेस में नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। एंड इफ यू सी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बहुत छोटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत छोटा होगा, और ये रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसा जाएगा। ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे इस रे के लिए। अब इस रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर टेंजेंट वेंजेंट बना के आप देख ले तो नॉर्मल वगैरह बना के, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आप खुद देखो, टकराने के बाद देखो, टकराने से पहले कैसे आ रहा था? पैरेलल होके आ रहा था। लेकिन टकराने के बाद कैसे गया? एक इधर गया, एक उधर गया, एक इधर गया, हर डायरेक्शन में जा सकता है। अभी मैंने 3 रे लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट से कितना रे निकलता है? इनफाइनाइट रेज। अरे बहुत सारे रेज इधर आएंगे, टकराने के बाद एक इधर इधर इधर, मतलब हर डायरेक्शन में रे जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या समझ में आ रहा है? देखो, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर है, अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है आप इस ऑब्जेक्ट को बहुत सारे डायरेक्शन से देख सकते हो, बहुत सारे डायरेक्शन से, बिकॉज रे इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर हर डायरेक्शन में रे जाएगा। तो जितने डायरेक्शन में रे जाएगा उस डायरेक्शन से अगर खड़ा होकर देखोगे तो ऑब्जेक्ट को आपको दिखेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। दैट मीन्स व्हाट? That means what we can say is that in this case, okay, an object can be viewed from different position। अलग अलग पोजीशन से आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। लेकिन स्पेक्युलर जो था, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन था, रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप देख सकते हो। टकराने के बाद रे भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाता है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अगर आप खड़े हो तभी जाके आप देख सकते हो। जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखोगे तभी आपका इमेज को दिखेगा, हमेशा आपका इमेज नहीं दिखता है। आई होप यू कैन, मतलब यू आर गेटिंग दिस, जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? फटाफट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, आगे का टॉपिक क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि इमेज 2 तरीके का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। आपको पता है ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके का हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना? ये दोनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल में ना आपको समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, तब जाके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट एक ऐसा चीज है जिससे लाइट आके आपके आंखों में गिरता है। मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलना चाहिए। ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के हमारे आंखों पर आएगा तभी जाके हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट ऐसा चीज है जिससे लाइट निकलता है ना? तो लाइट निकल सकता है 2 तरीके से।
एक तो डाइवर्ज होके निकल सकता है और एक कन्वर्ज होके भी निकल सकता है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात देखो, हम लोग अगर हम लोग बोले कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, देखो हाँ, ये ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट ना ऐसे निकल रहा है, इससे लाइट कुछ ऐसे निकल रहा है। आप इमेजिन करो, ये जो लाइट निकल रहा है, आप क्या बोल सकते हो, ये कैसा टाइप से लाइट निकल रहा है? ये कन्वर्ज होके निकल रहा है या डाइवर्ज होके निकल रहा है? सोचो सोचो सोचो। अरे डाइवर्ज हो रहा है ना, तो इस केस में लाइट रेस क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। इस केस में लाइट रेस क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे, ये याद रखना। इस केस में जो आपका इंसिडेंट रेज है वो क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। सो इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, then we can say that the point will act like a real image। तो रियल इमेज से लाइट क्या होना चाहिए? इंसिडेंट रे क्या होना चाहिए? डाइवर्ज होना चाहिए। याद रखना, दिस विल बी रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। अभी रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखो, इंसिडेंट रेज विल डाइवर्ज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं आया तो टाइम है, आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश करो। आप फिर से देख लेना एक बार वीडियो। अगर नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है? ओके, ना देखो आगे देखो। अगला हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा ध्यान देना। देखो, रे या तो इंसिडेंट रे या तो डाइवर्ज होगा या तो कन्वर्ज होगा। तो डाइवर्ज वाला केस में जब इंसिडेंट रे डाइवर्ज होता है तो आपको क्या मिल जाता है? रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कन्वर्ज हुआ तो मान लो इंसिडेंट रे ऐसे कन्वर्ज होके आ रहा है, दीज आर व्हाट? कन्वर्जिंग रेस। अरे ऐसे आ रहा है, एक पॉइंट में जाके मीट होने का कोशिश कर रहा है, तो दीज आर व्हाट? कन्वर्जिंग रेस। है ना? तो आप कन्वर्जिंग रेस, इतना तो पता है, देखने से पता चल रहा है, आप बोल दो ये इंसिडेंट रे है बस। ओके, इंसिडेंट रेस। तो अभी देखो, तो अगर मैंने यहां पर एक ऑप्टिकल डिवाइस रखा, लाइक अ मिरर, एक मिरर रख दिया, तो आप सोचो तो इस साइड में कहीं पर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो सकता है। नहीं, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है तो रे कैसे आता है? आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में होता है तो रे पैरेलल आता है। मतलब क्या है? यहां पर रे तो पैरेलल नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट इज नॉट एट इंफिनिटी। आपको बस पता करना है कि इंसिडेंट रे कहां पर जाके मीट हो रहा है। आप देखो तो थोड़ा आगे लेके आओ तो इसको, ये इंसिडेंट रे कहां पर जाके मीट करता है देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा आगे लेके आओ, इसको भी थोड़ा आगे लेके आओ, इसको भी थोड़ा आगे लेके आओ। देखो, ये जो इंसिडेंट रे है वो वर्चुअली कहीं ना कहीं मीट हो रहा है। रियलिटी में इधर पे रे नहीं आएगा। अरे रियलिटी में यहां पर रे आएगा क्या? नहीं। तो रियलिटी में अगर ये रे नहीं है तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या वो रियल ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, ये तो क्या बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये देखो, इंसिडेंट रे क्या है? कन्वर्जिंग है। सो इन केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इंसिडेंट रेज converge at a point। इंसिडेंट रेस क्या होना चाहिए? कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कन्वर्ज होना चाहिए, तभी जाके आप बोल सकते हो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्चुअल। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इफ द रेज आर पैरेलल। देखो, अगर रे पैरेलल आता है, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, अगर इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल है, पैरेलल, मान लो ये ऑप्टिकल डिवाइस है, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दिस केस वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन दिस केस इट इज एट इंफिनिटी। तो हम लोग बोलेंगे इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। फटाफट लिख लो, ठीक है? अभी हम लोग क्या देखेंगे? रियल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में कब हो गया ये भी देख लिया। अभी हमें क्या देखना है कि इमेज रियल कब होगा
और वर्चुअल कब होगा, ये देखना है हमें, ठीक है। तो समझने का कोशिश करना बस। ओके, सो लुक ओवर हियर, रियल इमेज। तो सबसे पहले तो समझ लो आप, इमेज कहां पर बनता है। इमेज कहां पर बनता है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रे जाके मीट होता है, अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट, वहां पर ही आपका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट होगा, या तो कन्वर्ज होके जा सकता है या तो डाइवर्ज होके भी जा सकता है। तो यहां पर देखो, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे ना कन्वर्ज होके आ रहा है, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे है, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, these are reflected rays and they are converging at a point, reflected rays and they are converging at this point। अगर reflected ray converge होता है कोई भी पॉइंट में, so obviously that point में इमेज बनेगा, और इस इमेज को हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। यहां पर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होता है, तो हम लोग लिख देते हैं इसको, इस केस में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज converge at a point। और अगर आपको वर्चुअल इमेज के बारे में सोचना है, तो देखो वर्चुअल इमेज के बारे में बता देता हूं, फटाफट ध्यान देना। तो वर्चुअल इमेज में क्या होना चाहिए, वर्चुअल इमेज में आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज होना चाहिए कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। तो आप देखो, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, अच्छे से देखना। अगर मैं बोलूं यहां पर ना रे डाइवर्ज हो रहा है, टकराने के बाद मतलब रिफ्लेक्टेड रेस ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज। तो आप सोचो, अगर ये रिफ्लेक्टेड रेस है, क्या जिंदगी में मीट होगा क्या इस साइड में, सोचो तो ऐसे डाइवर्ज होगा, तो ऐसे डाइवर्ज होगा, कोई यहां पर देखकर मीट हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? तो इस साइड में तो मीट होने का चांसेस ही नहीं है। तो मीट कहां पर होगा, सोचो, अरे मीट डिवाइस के पीछे होगा, ऑप्टिकल डिवाइस के पीछे। लेकिन ऑप्टिकल डिवाइस के पीछे तो रे जाता ही नहीं है। तो आप करोगे कि यहां पर आप क्या करो, इसको थोड़ा आगे लेके आओ, प्रोड्यूस करो ये सब रे को। तो प्रोड्यूस करने के बाद आप देखोगे पीछे कहीं ना कहीं पर तो मीट हो रहा है, और जहां पर मीट होगा ये रिफ्लेक्टेड रेज, वहां पर ये आपका क्या बनना चाहिए, इमेज। और इस इमेज को आप देखोगे तो रियलिटी में यहां पर रे गया ही नहीं, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनना चाहिए। सो दिस इज व्हाट, वर्चुअल इमेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। इस केस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, फटाफट लिख लो। अभी हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर से क्वेश्चन बनता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का कोशिश करना। सो लेट अस टॉक अबाउट प्लेन मिरर्स नाउ। व्हाट इज दिस प्लेन मिरर, आपको तो शायद पता है ना। प्लेन मिरर एक ऐसा स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है जो एकदम प्लेन होता है, एकदम फ्लैट होता है। आपको तो पता है, इसमें क्या बताऊं मैं। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक मिरर है जिसका एक साइड को आपने पेंट कर लिया, ठीक है, और एकदम फ्लैट है, देखो एकदम फ्लैट है, फ्लैट। तो ऐसा टाइप का मिरर को आप क्या बोल दोगे, प्लेन मिरर। याद रखना, प्लेन मिरर हो या कोई भी टाइप का मिरर हो, एक साइड में शाइनिंग होगा, एक साइड में पेंटेड रहना चाहिए बस, और प्लेन मिरर जैसा काम करेगा या मिरर जैसा काम करेगा। आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि आपका जो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, उनका फोकल लेंथ होता है, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है पता है? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट। तो याद रखना, इट्स फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, याद रख लेना बस, ठीक है। अभी देखो, तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है, इमेज फॉर्म कैसे होता है, तो इधर ध्यान देना। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है,
ड्रॉ करता ऑब्जेक्ट को, आप लोग ध्यान दो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से रे कैसे निकलता है? रे पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे रेडियली बाहर निकलेगा। तो मान लो यहां से एक रे गया, यहां से एक रे गया, ये जो रे क्या रे है? दीज आर व्हाट? इंसिडेंट रेस। अच्छा आप इमेजिन करो तो, क्या इस ऑब्जेक्ट से दो ही रे निकल रहा है क्या? नहीं, इनफाइनाइट रेज निकलते हैं, ठीक है ना। बट हम लोग दो रे से काम कर लेते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं उससे, और आपको पता भी चल जाएगा कि इमेज कहां पर बनेगा। अच्छा सोचो तो, टकराने के बाद रे कहां पर जाएगा? इधर टकराएगा तो इस तरफ भाग जाएगा, और अगर इधर टकराया तो इस तरफ भाग जाएगा। अरे ऐसे जाएगा ना। दीज आर व्हाट? रिफ्लेक्टेड रेज। आप सोचो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। तो आप इमेजिन करो तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कहीं पर मीट होने का चांसेस है क्या? इस तरफ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप इन दोनों रे को थोड़ा आगे लेके आते हो, इन दोनों रे को आगे नहीं, एक्चुअली मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर लेके आते हो, तो देखो तो कहीं ना कहीं पर तो मीट होगा। और जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट होता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट होता है, वहां पर ही आपका क्या बनना चाहिए? इमेज। इमेजिन करो तो, ये जो आपका इमेज बना, क्या वो रियल होगा या वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर है। बट ये ऑब्जेक्ट रियल है, ये ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। मतलब यहां पर एक चीज समझने को आ रहा है कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज पक्का वर्चुअल बनेगा। और इसका उल्टा भी सही है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी रियल होता है, मतलब उल्टा बन जाता है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप देख सकते हो, देखो अगर आप ये वाला लेंथ निकालते हो, ये वाला लेंथ निकालते हो, पता है ये वाला लेंथ का नाम क्या है? हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू। और इस मिरर से इमेज का लेंथ कितना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। आपको पता है इन दिस केस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और इमेज डिस्टेंस होता है, दोनों सेम रहता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज जो मैं बात कर रहा हूं प्लेन मिरर्स का। एक एक करके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो इधर देखो तो पहले मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को दिख ही रहा है कि नेचर ऑफ इमेज चेंज हो रहा है। शुरुआत में अगर रियल है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा। नेचर चेंज हो रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेचर ऑफ इमेज चेंजेस। That is if object is real, image will be virtual and vice versa। इसका मतलब समझ में आता है? वाइस वर्सा मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बन जाएगा, उल्टा भी सही है। ओके आगे देखो, नंबर टू आपको पता है इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। आप लोग अगर मिरर के सामने जाके खड़े होते हो, आपका राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड में दिखता है और लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड में दिखता है, उल्टा हो जाता है। समझ में आ रहा है? मिरर में जैसे कि आप अगर बोलते हो ये आपके पास एक मिरर है, ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, और यहां पर आपने एक एल शेप ऑब्जेक्ट रखा, तो मिरर इस एल का ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कैसे बनेगा? पूरा उल्टा हो जाता है, लेटरली इन्वर्टेड। वर्टिकल इन्वर्शन नहीं होता है, मतलब सीधा उल्टा नहीं होता है, सीधा है सीधा ही रहेगा, बस लेफ्ट राइट में चला जाएगा और राइट लेफ्ट में आ जाएगा, दैट्स ऑल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। तो इस केस में आप क्या बोलना? इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। फिर एक और पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ये भी याद रखना। नंबर 3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस।
ओके। और आपको पता है हाइट भी नहीं बदलता है, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट अगर मान लो इतना है, h है, तो इमेज का हाइट भी सेम रहेगा, हाइट विल नॉट चेंज, मैग्नीफाई नहीं होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है यहां पर 1, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट का रेशियो निकालोगे तो 1 ही मिलेगा, देयर इज नो मैग्निफिकेशन, बड़ा होके नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नहीं हो जाएगा, साइज जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। सो आप ये बोल सकते हो पॉइंट नंबर 4, size of object is same, size of image लिखना, size of image is same as object। इसका मतलब क्या है, that is its magnification is 1। ठीक है, जैसे कि आप अगर स्फेरिकल मिरर्स लेते हो, कन्वेक्स मिरर की बात करो, कनकेव मिरर की बात करो, आपका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज अलग अलग हो सकता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है इमेज का साइज तो मैग्नीफाई हो गया, कभी कभी इमेज का साइज छोटा हो सकता है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो यहां पर डिमिनिश्ड हो गया, लेकिन यहां पर साइज सेम रहता है इसलिए मैग्निफिकेशन इज सेम, मतलब मैग्निफिकेशन इज नॉट सेम, मैग्निफिकेशन इज 1। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर सम बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने यहां पर बोला है, ट्राई टू रिमेंबर दिस, राइट इट डाउन। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो आपका न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए बहुत, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आएगा, एज वेल एज थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी काम में आएगा। तो फटाफट देख लो, समझ में आएगा। विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, ताकि प्लेन मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग कर ले। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप लोग, देखो मैं बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा ये हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। और आप ध्यान देना बस, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अभी इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, अच्छे से देखना, ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर मतलब या तो ऊपर तरफ जाएगा या तो नीचे तरफ आएगा। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v, तो आपको क्या लगता है इमेज कैसा मूव करेगा? अरे इमेज भी तो पैरेलल मूव करेगा ना, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो इमेज भी ऊपर ही जाता है, और ये इमेज सेम स्पीड से ऊपर जाएगा, सेम स्पीड से ऊपर जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इन दिस केस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल to the mirror, okay, to the mirror, comma, then velocity of image will be same as object। अभी वेलोसिटी का मतलब क्या है पता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन जो रहेगा इमेज का भी वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहेगा, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड, ओके, स्पीड सेम रहेगा, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास जो मिरर है और मिरर के आगे जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर ये परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव करता है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो इमेज देखो, तो इमेज ये रहेगा, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल दूं, इसको इमेज बोल दूं, तो इमेज कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? आप इमेजिन करो ना, आप मिरर के सामने खड़े हो, आप अगर आगे बढ़ते हो तो आपका इमेज क्या होता है, वो भी आगे बढ़ता है ना रे, मतलब अगर आप मिरर के तरफ आगे बढ़ते हो तो इमेज भी मिरर के तरफ आएगा। और आपको पता है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये उल्टा हो जाता है, देखो तो यहां पर डायरेक्शन सेम है, ये ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इधर देखो तो ये अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो ये कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इस केस में आपका मिरर रेस्ट में है, तो आप क्या पूछना, मिरर मूव नहीं कर रहा है, खाली आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके हिसाब से इमेज कैसे मूव करेगा। सो आगे देखो तो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग
with velocity v, okay, towards the mirror या perpendicular to the mirror, perpendicular to the mirror, comma then image will also move with same velocity but in opposite डायरेक्शन, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा तो इमेज इस तरफ जाएगा, स्पीड सेम रहेगा। हाँ, इस कंडीशन को यूज करने के लिए थोड़ा अच्छे से दिमाग में एक चीज रखना, आपका मिरर रेस्ट में होना चाहिए। अगर मिरर मूव होता है ना तो कंडीशन बदल जाएगा। तो देखते हैं ना, मिरर मूव होता है तो कैसे कंडीशन आएगा। दैट विल बी आवर पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं अभी फटाफट। अरे ये सब ना क्वेश्चन बनता है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या करेंगे, देखो हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेंगे। ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट को मूव किया था, बट यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में। हम लोग अभी क्या करेंगे पता है, मिरर को मूव करेंगे। अभी क्या करेंगे, मिरर को मूव करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि मिरर इस तरफ आ रहा है विथ स्पीड v, तो आप इमेजिन करो तो यहां पर जो इमेज रहेगा, क्या इमेज रेस्ट में रहेगा? नहीं। अगर मिरर मूव करता है देन इमेज विल ऑल्सो मूव। इफ आई से दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, then image will also move towards the object. With what velocity? Velocity of image will be equal to twice the velocity of mirror. Twice the velocity of mirror. Mirror का velocity से डबल हो जाता है। और यहां पर डायरेक्शन क्या है पता है, ये मिरर जिस डायरेक्शन में मूव होगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी मूव होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है देखो, बट इसका वेलोसिटी डबल हो जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज दिस, लुक ओवर हियर, if the mirror moves with velocity vm, okay, comma then image will move with velocity twice vm, okay, twice the velocity of mirror in a direction or in the direction of mirror, in the direction of motion of mirror मतलब मिरर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी मूव करना, इमेज भी मूव करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये कहानी भी समझ में आया। आगे देखते हैं। अभी देखो तो हम लोग एक और केस लेंगे, बट ये ना मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखाऊंगा, ये एज एन एग्जांपल आपको बताऊंगा ताकि न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली हेल्प हो जाए। सो लुक भैया, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। देखो अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, मिरर। If I say that mirror is moving with 2 मीटर पर सेकेंड, मिरर का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना इस तरफ मूव हो रहा है विद वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है इट इज सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है। तो आप तो पक्का पता होगा कि हाँ आपका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी मूव करेगा। अरे ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है, मिरर भी मूव हो रहा है, इमेज तो मूव होगा ही, लेकिन इमेज कितना वेलोसिटी से मूव होगा और कौन सा डायरेक्शन से मूव होगा वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे यहां पर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये इमेज अच्छे से देखना, समझ में आएगा। अच्छा, आप मिरर का मोशन को भूल जाओ, दोनों मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मिरर का मोशन को भूल जाओ। आप सोचो कि मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज
कितना वेलोसिटी से मूव करेगा? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे सेम वेलोसिटी से मूव करेगा ना, ऑब्जेक्ट जितना वेलोसिटी से मूव करता है इमेज भी उतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन उल्टा होता है और परपेंडिकुलर मोशन है तो इस तरफ मूव होगा ना। सो इमेज का वेलोसिटी इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होना चाहिए ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट? इट शुड बी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम रहेगा, सेम सेम सेम। और डायरेक्शन देखो प्लस माइनस में नहीं दे रहा हूं, बिकॉज डायरेक्शन तो ये एरो से बता रहा हूं ना कि इमेज इस तरफ जा रहा है। ओके अच्छा एक और चीज सोचो, एक और चीज सोचो। ऑब्जेक्ट के वजह से आपने लिख लिया इमेज का स्पीड। अभी आप सोचो मिरर के वजह से। अरे मिरर इस तरफ जा रहा है कितना वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इमेज को मिरर का मोशन के वजह से भी तो वेलोसिटी मिलेगा। मिरर का मोशन के वजह से कितना वेलोसिटी मिलता है? सेम डायरेक्शन में मिलेगा ना रे। इसके वजह से वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मिरर इस तरफ जा रहा है तो इमेज भी इस तरफ ही जाएगा। कितना वेलोसिटी से जाएगा इमेज? डबल डबल। इट शुड बी ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ मिरर। आप बोलोगे सर प्लस क्यों लिखा? बिकॉज ऑब्जेक्ट के वजह से भी इमेज इस तरफ आएगा और मिरर का मोशन के वजह से भी इमेज इस तरफ ही आएगा, तो इमेज का डायरेक्शन ओवरऑल इस तरफ ही रहेगा। सो अगर आप इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज बोलते हो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया था 3 और वेलोसिटी ऑफ मिरर आपने कितना लिखा? 2। सो दैट इज +2 into 2 that is equals to 7 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने बताया, एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर लिख के बताया। आप सोचना करना क्या है, फिर से बता देता हूं, एक बार अच्छे से सोचना। ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से स्पीड है v0 और मिरर के मोशन के वजह से स्पीड है 2 vm और बीच में एडिशन क्यों है? बिकॉज दोनों के वजह से सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा था। दैट्स ऑल। क्लियर? लिख लो जल्दी से। चलो अगला पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? ऑब्जेक्ट हो या मिरर हो, दोनों लीनियर मोशन में थे। मतलब या तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, या अप जाएगा, डाउन जाएगा, लीनियर मोशन में था। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में कर लेते हैं, या ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमने का कोशिश कर रहा है, या तो आप बोलो कि मिरर जो है वो रोटेट कर रहा है, तब क्या होगा? चलो ठीक है, देखते ना, देखते समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 4, मान लो ये आपका पास मिरर है और ये मिरर ना रेस्ट में है। ध्यान देना, समझ में आएगा, बहुत आसान। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो पक्का यहां पर कहीं ना कहीं पर मिलेगा। ये आपका इमेज है, ठीक है। और अगर आप बोलते हो ये ऑब्जेक्ट ना थोड़ी देर बाद ना ऐसे इधर चला गया, ये रोटेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, तो ऑब्जेक्ट रोटेट करके यहां पहुंच गया। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पहुंच गया, सोचो ये ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन है O डैश। शुरुआत में ऑब्जेक्ट इधर था, अभी ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया। और मान लो ऑब्जेक्ट जो इधर से इधर गया तो वो सर्कुलर पाथ में है ना, ऑब्जेक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सो ऑब्वियसली उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड रहेगा। और जो देखो क्लॉकवाइज रोटेट होने का कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में रहेगा। तो इमेज आफ्टर सम टाइम कहां पर रहेगा? अरे इस तरफ जाएगा या नीचे आएगा? सोचो ना, ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज इस तरफ आएगा ना रे। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रोटेट होगा तो इमेज तो ऐसे, गलत बोल दिया मैंने, इमेज इधर नहीं आएगा, इमेज तो ऊपर जाएगा ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर बनना पड़ेगा ना। सो इमेज थोड़ी देर बाद कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ये आपका फाइनल पोजीशन रहेगा इमेज का, और इमेज भी ऐसा रोटेट करके जाएगा। आप खुद देखो दोनों का रोटेशन क्या सेम डायरेक्शन में है? नहीं। ये अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो इमेज कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और आप अगर अच्छे से देखते हो कि इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज थीटा, angular displacement of object is theta, then angular displacement of image will also be theta। समझ में आ रहा है? दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अगर 30 डिग्री जा रहा है तो ये 30 डिग्री आएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। तो यहां पर देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड विथ angular speed omega comma then image will
also rotate with same angular speed but in opposite डायरेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया। डायरेक्शन बस उल्टा होगा, ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। आई होप क्लियर है आप लोगों को ये वाला पार्ट। पॉइंट नंबर 5, यहां पर हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 में क्या किया, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दिया। अभी अच्छे से देखना, हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करेंगे, मिरर को रोटेट कर देंगे। तो ध्यान देना, ये वाला पार्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट मी कंसीडर दिस इज द मिरर। ठीक है, कंसीडर कर लो ये मिरर है, तो ये आपका वो लाइन जहां पर ऑब्जेक्ट है। अगेन आई एम सेइंग ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहे हो तो इट इज एट रेस्ट। ओके, हाँ, मिरर को रोटेट कर देना। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज कहीं ना कहीं बनेगा सेम डिस्टेंस पे यहां पर। ये मान लो इमेज बन गया। अभी ना आप मिरर को ना रोटेट कर दो बाय सम एंगल। तो मान लो मैंने मिरर को यहां तक रोटेट करवा दिया। ध्यान देना, इट इज बीन रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। और आप देखो रोटेशन कैसा है, अरे क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इमेज कहां पर फॉर्म होगा, ये मिरर इधर आ गया, ये नया पोजीशन है मिरर का, तो इमेज कहां पर आ जाएगा। आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलेगा क्या? अरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन गारंटी देता हूं नहीं बदलेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही है। हाँ, इमेज का पोजीशन बदलेगा, लेकिन इमेज जाएगा कहां, इमेज एग्जैक्टली कहां पर फॉर्म होगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो लुक भैया, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे पास करूं इस मिरर में, देखो आप लोग का कैसे बनता है रे। ब्लू कलर से ही बना लेता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मान लो एक रे है। अभी इस मिरर से नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसा, करेक्ट। और आप खुद देखो इस रे के लिए ये क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे इस रे के लिए ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और सोचो तो सेम एंगल से जाएगा ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद। तो टकराने के बाद रे कैसे जाएगा, देखो तो कुछ ऐसे जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपका कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। और अगर आप इस रे को थोड़ा पीछे लेके आते हो, इस रे को थोड़ा पीछे लेके आते हो और इस इमेज को आप अगर रोटेट करते हो, बिकॉज ये मिरर रोटेट होगा तो इमेज भी रोटेट होगा। और अगर आप इस लाइन को इधर तक लेके आते हो तो आप देखोगे यहां पर कहीं पर इमेज आ जाएगा। फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज विल बी दिस। लेकिन ये कितना एंगल से रोटेट हुआ वो भी जान लो, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, ये थीटा है, अरे ये थीटा है, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा ना रे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये थीटा तो ये भी थीटा। आप इमेजिन करो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, करेक्ट। अभी ये 90 माइनस थीटा है, देखो तो ये नॉर्मल है तो पक्का ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो पक्का ये थीटा बनना चाहिए कि नहीं, दिस विल बी थीटा और नॉट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा बनना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा पक्का बनना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। सो ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, ये कितना होगा, ट्वाइस थीटा होगा कि नहीं। मतलब मिरर को अगर आप थीटा रोटेट करते हो तो इमेज कितना रोटेट हो रहा है, ट्वाइस थीटा। आप लोगों को याद रखना है, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, इमेज विल आल्सो रोटेट बाय थीटा, बट सॉरी ट्वाइस थीटा, बट इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में रोटेशन, सेम डायरेक्शन। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है। हाँ, यहां पर सोचो तो अगर मैं बोलता हूं कि मिरर को रोटेट किया विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन इमेज सेम टाइम में डबल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। देखो ये अगर थीटा कवर कर रहा है इन टाइम t सेकेंड, तो सेम टाइम में ये ट्वाइस थीटा कवर करेगा ना इमेज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ये एंगुलर स्पीड डबल होना पड़ेगा ना। सो इन दिस केस हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग देखो। हाँ, इफ मिरर is rotated
by an angle theta, image will be rotated by an angle twice theta in the direction of mirror, in the direction of rotation of mirror. आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट लिख लो। अभी हम लोग एक और चीज देखेंगे मिरर से रिलेटेड ही। इमेज फॉर्म बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल। देखो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एक मिरर के वजह से इमेज कहां पर बनता है और कितना बनता है। एक ऑब्जेक्ट है तो ये एक इमेज ही बनता है। लेकिन पता है आपका दो मिरर अगर है और एक ऑब्जेक्ट है तो आपका दो से ज्यादा इमेज बन सकते हैं। तो यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, सो मैं लिखता हूं टॉपिक का नाम, इमेजेस फॉर्म्ड by two mirrors inclined at some angle, तो एक सिंपल चीज बताता हूं, देखो आप। ठीक है, एक सिंपल चीज बताता हूं, देखो। हम लोग एक सिंपल केस लेंगे, दो मिरर लेंगे और 90 डिग्री में रखेंगे दोनों मिरर को, और देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है और कितना फॉर्म होता है। सो लेट मी कंसीडर दिस। हमारे पास एक मिरर है ये, ठीक है, ये मिरर नंबर 1। एक और मिरर है इधर पर, ये मिरर नंबर 2। और हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो अभी देखते हैं इमेज कैसे बनेगा। अभी इस ऑब्जेक्ट को ना फर्स्ट मिरर के वजह से इमेज देखो कहां पर होगा। इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मिरर के वजह से इमेज कहां पर बनेगा। देखो तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस मिरर के लिए ये बन जाएगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो सेम डिस्टेंस में आपका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, बट बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर कहीं ना कहीं पर आपका सेम डिस्टेंस में एक इमेज बनेगा। इसको आप I1 लिख दो, I1। ये पहला मिरर की वजह से बना। अभी इसी ऑब्जेक्ट का सेकंड मिरर की वजह से इमेज कहां पर बनेगा, देख लो देख लो। यहां पर बनेगा ना, इसको आप मान लो I2 है, सेकंड इमेज। दिस इज ड्यू टू सेकंड मिरर। अभी देखो तो ये जो इमेज बना इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। द फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर, पहला मिरर का जो इमेज है वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, और सेकंड मिरर का जो इमेज है वो पहला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो आप खुद सोचो तो ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, अरे ये ऑब्जेक्ट है ये मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा। आप ये मत सोचना कि मिरर इधर है तो इधर कहीं पर बनेगा इमेज, नहीं। आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, देखो अगर यहां पर एक मिरर है और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा। तो लो इधर पे दो रे ले लो, एक रे ऐसे जा रहा है और एक रे ऐसे जा रहा है। तो ये इंसिडेंट रे से टकराने के बाद कैसे जाएंगे, ये थोड़ा ऐसा चला जाएगा, ये थोड़ा ऐसा चला जाएगा, सॉरी थोड़ा बहुत आप एंगल उंगल में ध्यान देना, कुछ ऐसा चला जाएगा। और रियलिटी में देखोगे तो ये कभी भी मीट नहीं होगा इस तरफ। तो इसको थोड़ा आगे लेके आ जाओ और देखोगे तो इमेज यहां पर बनना है। देखो तो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये देखो इमेज डिस्टेंस सेम है ना रे। तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर बनेगा। मिरर आप ऊपर जाए नीचे आए कहीं भी रहे, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ही इमेज बनेगा। तो देखो तो ये ऑब्जेक्ट जैसा अगर काम करता है इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर कहीं पर बनना चाहिए ना, सेम डिस्टेंस पे। तो आप इमेजिन करना, अगर मैं बोलता हूं कि इसका इमेज इधर बना, तो सही बोल रहा हूं कि नहीं। दिस द थर्ड इमेज I3। आई होप यू आर गेटिंग दिस।
इस ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो इमेज है वो इसके लिए कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज ये बनेगा पक्का। अच्छा ये जो I2 है इसके लिए कैसे क्या हो जाएगा, ये I2 जो है सेकेंड मिरर का जो इमेज है वो फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। अभी इस मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनना चाहिए, एग्जैक्टली I3 के ऊपर। तो मतलब यहां पर एक ही इमेज बन रहा है, देखो तो, अरे I3 के ऊपर बनेगा तो आप एक बोलोगे ना, दो तीन थोड़ी बोलोगे। इसके ऊपर ही बन रहा है तो आपको तो एक ही दिखेगा, इसके ऊपर ही बन रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यहां पर चार इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट एक है लेकिन इमेज तीन बन रहा है। So when the angle between the mirror is 90 degree, we are going to get how many images? We are going to get 3 images. जो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला भी दूंगा, उस फॉर्मूला को लगा के भी निकाल सकते हो। लेकिन ये मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया, ये भी समझ में आएगा। अच्छा आप देखो तो ये वाला लेंथ हर किसी के लिए सेम है कि नहीं है? ये वाला लेंथ हर किसी के लिए सेम है, करेक्ट? आपको दिख रहा है? अरे सिमेट्री के हिसाब से। और अगर मैं इन सारे इमेज को टच करके एक सर्कल बना लूं, तो एक सर्कल भी बन जाता है अच्छे से। देखो तो सारे इमेज को टच करके एक सर्कल बनाओ तो एक सर्कल भी बन जाएगा, जिसका रेडियस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट से मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस जैसा काम करेगा ना। तो ये हमेशा सही होता है। अरे कोई भी दो मिरर हो, उसका एंगल कुछ भी हो, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी, जितने भी इमेज फॉर्म होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तीन इमेज ही फॉर्म होगा, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं। जितने भी इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर लाई होगा, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल whose radius will be equal to the distance of the object from the point of intersection of the mirror. इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस मान के अगर आप सर्कल बनाते हो, तो जितना भी इमेज फॉर्म होगा वो इमेज कहां पर फॉर्म होगा, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। थियरिटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, in this case, okay, all the images will be on the circumference of the circle, okay, whose radius will be equal to the distance from the object to the point of intersection of the mirrors. Okay, I hope you will remember this. फिर से बोल रहा हूं मैं, एंगल अगर 90 डिग्री हो रहा है तो तीन इमेज बनेगा। अभी एंगल 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रे, लेकिन ये कंडीशन हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि मैं कोई भी एक जनरल एंगल ले लेता हूं, आप देखो यहां पर, जैसे कि ये मेरे पास दो मिरर है, ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मान लो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, यहां पर मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं रेडियस मान के एक सर्कल बना लूंगा, तो जितने भी इमेज फॉर्म होगा, अभी पता नहीं कितना इमेज फॉर्म होगा, डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी इमेज बने वो सारे इमेज कहां पर लाई करेंगे, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, लाइक दिस। इफ आई से दिस इज I1, दिस विल बी I2, दिस विल बी I3, दिस विल बी I4 एंड सो ऑन। जितना भी इमेज होगा ये सर्कमफरेंस में ही लाई करेगा। दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, ठीक है? सो प्लीज राइट इट डाउन।
तो एक लास्ट चीज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल कर लेंगे, जो एक बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा भी आएगा न्यूमेरिकल करते वक्त, फील आ जाएगा आपको पूरा। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हम लोग लास्ट टॉपिक इस प्लेन मिरर से रिलेटेड। तो देखो अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो ध्यान देना, आपको समझ में आएगा, कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हो। तो यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, इंसिडेंट रे। प्लीज लुको भैया, ये मान लो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया इंसिडेंट रे, आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो टकराने के बाद रे कहां से जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, आई। अच्छा, रियलिटी में थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो, अगर ये मिरर होता ही नहीं, अगर ये मिरर होता ही नहीं, तो क्या इंसिडेंट रे अपना डायरेक्शन बदलता, मतलब इधर आने के बाद इधर जाता, नहीं ना। अगर रे नहीं होता तो ये, मतलब मिरर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा सीधा निकल जाता, लेकिन मिरर के वजह से, मिरर के वजह से ये इस तरफ जा रहा है टकराने के बाद, मतलब सोचो तो ये डेविएट हो गया ना इतना एंगल से। अरे मिरर नहीं होता तो सीधा सीधा जाता, मिरर की वजह से इतना डेविएट हुआ, इधर इतना इतना एंगल से डेविएट हो गया। तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के वजह से जो डेविएशन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन। और मैं आपको बोलूंगा अगर कि ये एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू बताओ तो वो भी आसान है। देखो ये आई है तो ये भी तो आई होगा, और आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया। तो इमेजिन करो तो आई प्लस डेल्टा प्लस आई क्या होना चाहिए, पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो कैन आई से दैट 2i प्लस डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन दिस केस अगर मैंने एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा, इट विल 180 डिग्री माइनस 2i होना चाहिए कि नहीं, दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन और नॉट। कुछ कुछ न्यूमेरिकल में ये भी काम आएगा, तो प्लीज याद रख लेना, टॉपिक का नाम भी लिख लेना आप, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। बट याद रखना ये हम लोग जो एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ रहे हैं कौन सा केस के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर रिफ्लेक्शन, नॉट फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कुछ और सीन होता है, तो विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो प्लीज आप लोग देखो, देखो सिंपल है एकदम, क्वेश्चन पढ़ के बस समझना है क्या लिखा हुआ है। देखो तो फिगर शोज अ मिरर एम, ये आपको मिरर दिख रहा है, ये मिरर का नाम मान लो एम है, ठीक है। when a light ray incident at an angle 40 degree from normal, ये देखो लाइट रे इंसिडेंट है at an angle 40 degree from normal, okay। if the ray is rotated 10 degree clockwise, इसको अगर हम लोगों ने 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमें क्या चाहिए, पढ़ो तो, find the change in angle of deviation of light after reflection। हमें चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो देखो कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीका है, अच्छे से देखना। शुरुआत में जो इंसिडेंट रे था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रहा था आपका, 40 डिग्री। अरे 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये इनिशियल केस है ना, तो इसको अगर हम इनिशियल केस मानेंगे, देखो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधा सीधा निकल लेता, मिरर नहीं होता तो सीधा सीधा निकल लेता, मिरर के वजह से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आ रहा है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मिरर नहीं होता तो सीधा सीधा निकल लेता। तो यहां पर आप देखो तो डेविएशन कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा आई लिख दो, इनिशियल एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपको बताया भी था कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। अगर आप लोगों को याद है, हम लोग एक्चुअली अगर आपको याद नहीं है तो फटाफट देख लो, ये 40 डिग्री होगा। आप खुद सोचो, डेल्टा आई प्लस 40 शुड बी व्हाट, 180 डिग्री, और वहां से आपको डेल्टा आई मिल जाएगा ना। तो ये ट्राइंगल, ये सॉरी
ये वाला डायग्राम से अगर मैं इनिशियल एंगल ऑफ डेविएशन निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 40। हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिखा था 180 माइनस 2 इंटू आई विल गिव यू व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, इधर पे देख लेते कितना आता है, इट इज 100 डिग्री। ये इनिशियल एंगल ऑफ डेविएशन है। लेकिन बाद में क्या कर दिया आपने, इसको रोटेट किया, कितना एंगल से रोटेट किया, 10 डिग्री से रोटेट किया। तब देखो चेंजेस क्या आता है। अगर हम लोगों ने बोला कि इसको रोटेट कर दिया और ये है नया इंसिडेंट रे, दिस इज द न्यू इंसिडेंट रे, करेक्ट। और देखो 10 डिग्री से रोटेट करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। अरे 10 डिग्री से रोटेट करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 बना तो डेविएशन भी तो बदलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन में इंसिडेंट एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंसिडेंट एंगल चेंज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। तो आप खुद सोचो, तो मैंने अगर इधर लिखा फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन तो आप क्या लिखोगे, इट इज 180 माइनस 2 इंटू आई होता है ना रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी कितना है रोटेट करने के बाद, इट इज 30 डिग्री। सो यू कैन सी दिस, इसको अगर सॉल्व करते हो देन यू आर गोइंग टू गेट 120 डिग्री। So therefore change in angle of deviation, change in angle of deviation क्या होना चाहिए, अरे बोलो रे भाई। यहां पर आप सोचो तो फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन माइनस इनिशियल एंगल ऑफ डेविएशन होना चाहिए। तो अगर हम लोग लिखते हैं 120 डिग्री माइनस 100 डिग्री तो आंसर आ जाता है 20 डिग्री। दैट विल बी द आंसर। आई होप सब लोगों को समझ में आया, फटाफट लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छे से समझ लेना। इन फिगर शोन अ रे, अ लाइट रे होना चाहिए, फिगर शोन अ लाइट रे, फिगर शोन अ लाइट रे 1, ये देखो लाइट रे 1, ठीक है, ये जो 1 दिख रहा है ये लाइट रे है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर 1, ये मिरर 1 है, इसके साथ आके टकराया फिर रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा। स्ट्राइक्स एनदर मिरर M2, देखो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 को आके टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, एंड रिफ्लेक्टेड एज रे 2, इसको टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ कैसे, एज रे 2। तो ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये वाला, ओके। नाउ इफ एंगल बिटवीन M1 एंड M2 इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो हमें निकालना क्या है, अच्छे से पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको दिख रहा है ये 1 और 2 के बीच का एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो निकालते हैं ना थीटा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आप खुद सोचो तो, अगर मैं बोलूं यहां पर आके टकराया तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल इस सरफेस का, ये वाला मिरर का नॉर्मल ये है। If I say that this is angle of incidence I, this will also be I, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके लुक भैया, अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा कुछ ऐसा, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए ना रे, वेरी सिंपल। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, होना ही चाहिए। अरे 60 30 90, करेक्ट। आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये जो पूरा एंगल है, एक मिनट दो, ये जो पूरा एंगल है ये 60 है, देखो ये 90 है, 90 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये पूरा एंगल देखो तो क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा ना। सो ये 60 है, ये आई है, देन व्हाट विल बी दिस एंगल, इट विल बी 60 माइनस आई। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये 60 है, ये पूरा 60 है, ये आई है, तो 60 माइनस आई करोगे तो ये वाला एंगल मिलेगा। अच्छा ये अगर 60 माइनस आई है तो यहां पर देखो कंस्ट्रक्शन, इस सरफेस के लिए, इस रे के लिए देखो नॉर्मल तो ये हो जाएगा ना, दिस विल बी नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। और ये अगर नॉर्मल है, ये एंगल कितना होगा, देखो तो ये 60 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 माइनस आई। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा ऐसा करके, इट विल बी 60 माइनस आई। अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60 माइनस आई है तो ये भी 60 माइनस आई होगा, और ये अगर 60 माइनस आई है, दिस एंगल विल आल्सो बी 60 माइनस आई। आप बोलोगे कैसे, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अभी देखो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल है, जो ब्लू कलर का ट्रायंगल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इस ट्रायंगल में ये वाला पूरा एंगल क्या है, i प्लस आई टू आई, यहां पर क्या है 60 माइनस आई प्लस 60 माइनस आई, और यहां पर थीटा। इन तीनों एंगल को ये ऐड करने से कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना रे। कोई भी ट्रायंगल का इनसाइड का जितना भी एंगल है सबको ऐड कर दोगे 180 आना चाहिए ना। सो लेट मी राइट दिस, सी यहां पर अगर हम लोग थीटा प्लस आई कितना बनेगा, 2i आई प्लस 60 माइनस आई प्लस 60 माइनस आई इज 2 इंटू 60 माइनस आई लिख सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो होना ही चाहिए। अभी इधर में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सो थीटा प्लस 2i साई प्लस 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 2i साई दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2i साई काट दो, देखो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। थोड़ा सा आपको सोचना है कि यहां पर टकराएगा तो ये नॉर्मल होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर आप इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो M2 में, देन इफ दिस इज 60 दिस इज 90 दिस विल बी 30, तो ये पूरा एंगल कितना बनना पड़ेगा, ये पूरा एंगल तो 60 डिग्री बनेगा। ये पूरा एंगल कितना बनेगा 60, अगर ये पूरा एंगल 60 बन रहा है, ये आई है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा 60 माइनस आई, अरे पूरा 60 माइनस आई करो, ये एंगल मिल गया। अभी ये एंगल मिल गया तो ये वाला भी 60 माइनस आई आएगा, दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ दिस इज 60 माइनस आई दिस विल आल्सो बी 60 माइनस आई। अभी उसके बाद आप तीनों को ऐड करो, तीनों एंगल को इस ट्रायंगल का, तो आपको 180 डिग्री आना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नहीं समझ में आया फिर आप प्लीज मतलब कमेंट सेक्शन में आप बोल देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, राइट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं, अच्छे से देखो आप, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे ये x है ये y है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग देखो अच्छे से, मिरर जो मैंने रखा इसको 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रखा, मिरर जो रखा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रखा, आपको दिख रहा है डायग्राम में दिख रहा है। ये मिरर जो y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 0,1, और मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया s, सोर्स s, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट s, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये अगर ऑब्जेक्ट है, यहां से जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होगा यहां तक, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा है, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अच्छे से देखो, ये 1 है, ये 1 है कि नहीं, देखो तो 1 0,1 मतलब ये 1, 1,0 मतलब ये 1, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा, उसके लिए आपको एंगल वगैरह के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इमेजिन करो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर और नॉट। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द मिरर ही तो लोगे ना। आगे देखना, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, एंड इफ दिस इज 45 दिस इज आल्सो 45, करेक्ट, और ये भी 45 ही बनेगा। सो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो पक्का ये 90 डिग्री हुआ। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, √2 बनेगा ना, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस √2 है तो इमेज डिस्टेंस कितना आना चाहिए, √2 ही तो आएगा ना, बट बिहाइंड द मिरर, मतलब यहां पर कहीं पर आपका इमेज बनेगा, यहां पर कहीं पर आपका इमेज बनेगा, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी द इमेज डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट √2। सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी सेम एज, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी सेम एज इमेज डिस्टेंस। और अगर ये √2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो समझ में आएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ दिस इज √2, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं डायग्राम थोड़ा दूसरा कलर से बनाता हूं। हाँ देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, एंड इफ आई से दैट दिस लेंथ इज √2, देखो ये v कितना आ रहा है √2, तो ये √2 कब आएगा, ये ट्राइंगल में देखो ना, ये √2 है तो ये 1 है, ये 1 है, वैसे सोचो ये √2 है 45 है तो ये कितना होगा 1 होगा, और ये भी 1 होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस में देखो तो कितना है
-1। अरे वाई एक्सिस में कितना है, देखो इस साइड में है ना, सॉरी वाई एक्सिस बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है ना ये वाला पॉइंट। सो निगेटिव एक्स एक्सिस में कितना है, -1। और वाई एक्सिस में कितना लेंथ है, इमेजिन करो तो ये वाला लेंथ कितना होगा, व्हाट विल बी दिस लेंथ, इमेजिन करो, ये 1 है और ये भी तो 1 है, अरे 1 + 1 2। सो देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इट शुड बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x में तो -1 है लेकिन y में 2 है, सो इट विल बी 1, -1, 2। ठीक है, -1, 2। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, बहुत सिंपल है, आप लोगों को मजा भी आया होगा, एकदम सिंपल है, ठीक है ना, लिख लो फटाफट। ओके, सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, आप लोग देखो, ये पढ़ के समझ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग डायग्राम अगर सही से बना लेते हो तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। देख लेते क्या है, चलो। अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ रूम ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर। 20 सेंटीमीटर नहीं, इसको भी मीटर करो, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है ना। लेंथ 20 मीटर एट अ हाइट 3 मीटर एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द वॉल ही इज फेसिंग। अभी देखो मैं डायग्राम बनाता हूं अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास ना एक रूम है, ये रूम का लेंथ कितना है, क्वेश्चन पढ़ो, रूम का लेंथ कितना है, 20 मीटर। द लेंथ ऑफ द रूम इज 20 मीटर। इफ यू वांट आई कैन राइट इट ओवर हियर, 20 मीटर, करेक्ट। और इस रूम का हाइट कितना है, देखो, एट हाइट 3 मीटर, करेक्ट। उसके बाद आगे पढ़ो, एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द वॉल ही इज फेसिंग। ये मैन जो खड़ा खड़ा है वो कहां पर खड़ा है, एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द वॉल ही इज फेसिंग। तो ये वॉल है, मान लो इस वॉल को वो देख रहा है, इसका आंखें इधर है, अरे आंखें इधर है इसका, और इस आंखें अगर इधर है तो इसी वॉल को फेस कर रहा है, तो इस वॉल को फेस करके कितना दूर खड़ा है वो, 5 मीटर दूर खड़ा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 मीटर फ्रॉम द वॉल ही इज फेसिंग, तो इस वॉल को फेस कर रहा है, 5 मीटर दूर है वॉल से। आगे देखते जाओ, आपको निकालना क्या है, फाइंड, अच्छा हाँ, यहां पर एक और चीज बोल रहा है, ऑन द फेसिंग वॉल अ मिरर इज हैंगिंग, मतलब इस वॉल पर ना, ये जो फेसिंग वॉल है यहां पर एक मिरर लटका हुआ है। सो अ मिरर इज हैंगिंग, ध्यान देना, हम लोग एक मिरर बनाते हैं थोड़ा अच्छे से। इस वॉल पर एक मिरर है, तो मिरर का हाइट हमें पता नहीं, मान लो ये मिरर है, ओके, हाइट हमें पता नहीं, लेकिन देखो थोड़ा काम का चीज है यहां पर। फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मतलब ये मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, सो दैट इन विच द मैन विल बी एबल टू सी द कंप्लीट हाइट ऑफ वॉल बिहाइंड हिम। ये मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, सो दैट वो अपना पीछे का जो वॉल है उसको पूरा देख पाए, कंप्लीट हाइट ऑफ वॉल को देख पाए। अगर इस पूरा वॉल को, इस पर्सन को देखना है तो इस पूरा वॉल का इमेज कहां पर बनेगा, अरे ये ऑब्जेक्ट है वॉल का, तो इसका इमेज एग्जैक्टली यहां पर बनेगा ना, बिहाइंड द मिरर। तो अगर मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, ये है ए बी, अरे हाइट ऑफ द वॉल, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसी को ही तो देखना है, पूरा देखना है, ए से लेके बी तक पूरा देखना है, इसका इमेज कहां पर बनेगा, देखो तो इसका इमेज यहां पर कहीं पर बनेगा ना। अगर मैंने इसको लिख दिया ए डैश बी डैश, तो ये इसका इमेज बना ए बी का। ये कितना दूर होना चाहिए, ये भी 20 मीटर होना चाहिए, आप लोगों को पता है ये 20 मीटर होना चाहिए, है ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है मिरर से, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर्सन से थोड़ी मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, अरे मिरर से मेजर होगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है तो इमेज डिस्टेंस भी 20 आएगा। अच्छा, इस वॉल को अगर पूरा देखना है तो इस वॉल का इस एंड से और ये वाले एंड से पूरा रे इसके आंखों तक आना पड़ेगा। अरे इस एंड से और इस एंड से जितना भी रे आएगा सब इसके आंखों पर आएगा, तब जाके वो देख पाएगा वॉल को। तो आप मान लो यहां से रे आ रहा है कुछ ऐसा, ये हो गया,
डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना सकते हो। देखो रियलिटी में इधर से रे नहीं आ रहा है, रे तो इधर से आ रहा है, रे तो इधर से आ रहा है, इधर आके टकराएगा, फिर इसकी आंखों पर आएगा, है ना, फिर इधर से जाएगा, इधर टकराएगा, फिर इसकी आंखों पर आएगा। लेकिन रियलिटी में आपको क्या लगेगा, रे उधर से आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा, इसीलिए तो इमेज उधर बनता है। करेक्ट है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि इस एंड से और इस एंड से जितना भी रे आ रहा है इसकी आंखों पर आना चाहिए बस। ओके। अच्छा, ऐसा अगर सिचुएशन आ गया, इमेजिन करना मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। आपको इतना मिरर का हाइट चाहिए ना, अगर मिरर का इतना हाइट हो गया काम बन जाएगा ना। इफ दिस इज द हाइट ऑफ द मिरर तो काम बन जाएगा। इतना इतना अगर आपका मिरर का लेंथ है, हाइट नहीं लेंथ, मिरर का लेंथ अगर इतना है तो आपको पूरा वॉल दिख जाएगा, पूरा वॉल तो दिख रहा है, तो हमें ये एच ही तो चाहिए। अभी इसके लिए देखो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो मैं ना यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस लेंथ इज व्हाट 5, ये वाला लेंथ कितना है 5, और ये वाला लेंथ कितना है, देखो तो ये वाला लेंथ 20 + 5। अभी ना ट्रायंगल का कुछ नाम देते हैं ताकि हम लोग सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, नहीं ए बी तो ऑलरेडी दे दिया, तो आप लिख दो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एंड दिस इज ए डैश बी डैश, वो ऑलरेडी हम लोगों ने नाम दे दिया। अच्छा, हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू, सॉरी मैंने यहां पर क्यू नहीं लिखा, let this be q, now this pqr, triangle pqr will be similar to triangle pb dash and a dash or not। देखो तो सिमिलर ट्रायंगल होगा कि नहीं, दोनों का एंगल सेम रहेगा, कॉमन एंगल है। सो आप ऐसा बोल सकते हो ना, ट्रायंगल pqr will be similar to triangle pb dash a dash। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो आप ये बोलते हो कि ना उसका साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, उसके साइड जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि यहां पर क्या है, इस पॉइंट का नाम अगर दे देते हो आप m और इस पॉइंट का नाम दे देते हो n, तो अच्छे से देखो ये जो pm है, pm अपॉन pn मस्ट बी इक्वल टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, pm अपॉन pn मस्ट बी इक्वल टू h अपॉन a डैश b डैश, जो 3 मीटर है, 3 मीटर होगा ना। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर pm अपॉन pn मस्ट बी इक्वल टू h अपॉन, ये कितना है आपका b डैश a डैश। तो थोड़ा अच्छे से लिख देते, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इंप्लाइज pm कितना है, देखो pm 5, करेक्ट है। फिर pn कितना है, देखो 20 + 5 25, इट इज इक्वल्स टू h जैसा है वैसे ही। लेकिन हाँ b डैश a डैश कितना है, b डैश a डैश कितना है 3, सो यहां पर लिख दो 3। सॉल्व कर लेते हैं h को, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, सो h विल बी इक्वल टू 3/5, दैट इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द साइज ऑफ द मिरर, या व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, इट शुड बी इक्वल टू 0.6 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, फटाफट लिख लो। ओके, तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है, और मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो मैंने क्या कर दिया, दो मिरर ले लिया, दोनों मिरर एक दूसरे से पैरेलल है, और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया O जो 5 मीटर है फ्रॉम मिरर 1, और मिरर, दोनों मिरर का बीच का डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। आपको चाहिए क्या, पढ़ो तो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेजेस formed by the mirror 1 and 2। आपको पता है दो मिरर अगर पैरेलल होता है कितना इमेज बनता है, इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं, मतलब बहुत सारे इमेजेस बनेंगे। तो हमें बस क्या करना है, M1 और M2 से इमेज कितना दूर बनेगा, उनके वजह से जो इमेजेस बनेगा कहां पर बनेगा, वो सब चीजें हम लोग को निकालना है। फटाफट देखो मैं आपको बताता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैंने ये बोला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के वजह से, अगर ये मिरर के वजह से आप इमेज निकालते हो, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के वजह से अगर आप इमेज निकालते हो, वो इमेज कहां पर आना चाहिए। देखो तो ये 5 मीटर है ना इस मिरर से, तो इमेज कहां पर बनेगा, देखो 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है, देखो समझो,
ये ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज जो बना ये कौन सा मिरर के रेस्पेक्ट में बना, फर्स्ट मिरर के रेस्पेक्ट में। सो इट इज द फर्स्ट इमेज ड्यू टू फर्स्ट मिरर में 1,1 लिख रहा हूं समझने के लिए और कुछ नहीं। फर्स्ट इमेज है लेकिन कौन सा मिरर की वजह से, फर्स्ट मिरर की वजह से। अच्छा आगे देखो तो यही ऑब्जेक्ट है, इस मिरर की वजह से इमेज कहां पर बनेगा, इस मिरर की वजह से। देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 10 मीटर, तो इमेज कहां पर बनना चाहिए, 10 मीटर पीछे बनना चाहिए ना रे इमेज। लेकिन ये जो इमेज बनेगा ये फर्स्ट इमेज है, लेकिन कौन सा मिरर की वजह से, सेकंड मिरर की वजह से। फर्स्ट इमेज है बट सेकंड मिरर की वजह से, फर्स्ट इमेज ड्यू टू सेकंड मिरर। ओके, यहां पर जो आपको फर्स्ट इमेज मिला पहला मिरर की वजह से, ये जो इमेज है पहला मिरर की वजह से, वो सेकंड मिरर के लिए क्या बनेगा पता है, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। दिस इमेज विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर। तो अभी अगर सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनता है, ये लेंथ कितना है देखो ना, ये वाला लेंथ कितना है 10 प्लस 10 20 बनाना। तो ये अगर 20 है तो इमेज कहां पर बनेगा, मिरर से 20 मीटर पीछे। सो यहां पर एक और आपका मिरर बनेगा, एक और सॉरी आपका इमेज बनेगा। ये इमेज क्या होना चाहिए, इमेज सेकंड इमेज, ओके, ड्यू टू सेकंड मिरर। सेकंड मिरर के वजह से सेकंड इमेज आया, बिकॉज फर्स्ट का जो इमेज है वो सेकंड मिरर का ऑब्जेक्ट बनेगा और ये सेकंड मिरर के वजह से ही इमेज आया। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे और बताते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट इमेज है किसका, सेकंड मिरर का, सेकंड मिरर का फर्स्ट इमेज। तो फर्स्ट इमेज ऑफ सेकंड मिरर विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट मिरर। ये पहला वाला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये वाला लेंथ कितना है, आप लोग को इधर पे लेंथ लिख के देता हूं, ये 10 है सेंटीमीटर है, और ये कितना होना चाहिए, ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। 10 प्लस 10 20, तो ये भी तो 20 होगा, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये वाला लेंथ कितना है देखो तो 10 प्लस 15, अरे 10 प्लस 15 25 है ना। अगर ये 25 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 है, तो इमेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ये जो इमेज बना ये फर्स्ट मिरर का सेकंड इमेज है, फर्स्ट मिरर का सेकंड इमेज। सो सेकंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर, सेकंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर। ओके, तो अच्छे से देखते जाओ, आप लोग को आगे और भी बताता हूं, ध्यान दो। हाँ, अगर मैं बोलूं ये वाला जो है, ये वाला इधर से ये कितना लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अभी अगर ये वाला मिरर को आप ध्यान देते, सॉरी ये वाला इमेज को ध्यान देते हो, ये जो इमेज है वो इसके लिए कैसे काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। दिस इमेज विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस। और अगर ये ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, ये वाला लेंथ कितना है देखो तो 25 प्लस 15, ये कितना आया 25 प्लस 15 40। ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है तो इमेज डिस्टेंस कितना बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए ना। तो यहां पर देखो एक और इमेज बनेगा, इमेज थर्ड इमेज ऑफ सेकंड मिरर, सेकंड मिरर का थर्ड इमेज, जो यहां से कितना डिस्टेंस पर है 40 मीटर 40 सेंटीमीटर पे है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये वाला जो इमेज है ये इसके लिए कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट जैसे काम करेगा। और ये वाला लेंथ कितना है देखो 20 प्लस 15 35। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 35 है तो इमेज डिस्टेंस भी 35 बनना चाहिए। तो यहां पर एक और इमेज बनेगा, थर्ड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर, फर्स्ट मिरर का थर्ड इमेज, जो कितना दूर होना चाहिए 35। अरे ऐसे करते रहो, जिंदगी भर तक आप करते ही रहोगे, खत्म नहीं होगा, बिकॉज इनफाइनाइट इमेज है रे भाई। इधर भी एकदम जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, इस तरफ भी जाते रहेगा अब जितना भी इमेज बनाना है बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। ओके, बट आप लोग को एक शॉर्टकट तरीका बनाऊंगा बिना डायग्राम बताए कैसे करना है, ठीक है। सो अच्छे से देखना, तो मैं बताता हूं, ये तरीका हमेशा याद रखना। जैसे कि इसको मैं लिखता हूं मिरर वन, और यहां पर देखो मिरर 2। मिरर 1 का जो पहला इमेज है, मिरर 1 का जो पहला इमेज है कितना दूर है देखो 5 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। अच्छा ये सब मीटर में लिखा है ना, तो मैंने यहां पर सेंटीमीटर क्यों लिखा, ये सब मीटर होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, सब मीटर होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इधर मीटर लिखा तो सब मीटर में लिखो। चलो पहला वाला कितना है 5 मीटर में पहला इमेज, और इसका पहला इमेज कहां पर है देखो तो सेकंड मिरर का पहला इमेज 10 मीटर में, 10 मीटर। अभी देखो अगला इमेज आप लोग ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो, बस इतना याद रखना, पहला मिरर का फर्स्ट इमेज कितना दूर है मिरर से,
और सेकेंड मिरर का फर्स्ट इमेज कितना दूर है मिरर से 10 मीटर। अभी बस आपको ऐड करते जाना है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है देखो 15। तो अगर आप इधर पे +15 करते हो, +15 मीटर करते हो, और आप देखो तो कितना आता है 5 + 15 कितना 20 मीटर। और यहां पर भी +15 करते जाओ, +15 तो कितना आ जाएगा 10 + 15 यहां पर कितना आ जाएगा 25 मीटर। आप अच्छे से देखना ये आपका I2 बना। फर्स्ट मिरर का जो सेकंड इमेज है वो कितना दूर है देखो, फर्स्ट मिरर का सेकंड इमेज 25, करेक्ट है ना रे। और सेकंड मिरर का जो सेकंड इमेज है वो कितना दूर है देखो, तो सेकंड इमेज 20 दूर है ना, ये देखो 20 करेक्ट है। अभी आगे बढ़ते जाओ ना, +15, फिर इधर भी +15। अरे +15 करते जाओगे आपको नेक्स्ट इमेज जैसे I3 कितना दूर होना चाहिए देखो, तो 20 + 15 कितना 35 मीटर। और यहां पर देखो तो 25 + 15 40 मीटर, सब मैच करेगा। देखो इसका थर्ड इमेज कितना दूर है 40 मीटर, देखो सेकंड का थर्ड इमेज कितना दूर है 40 मीटर, और पहला वाले का थर्ड इमेज कितना है देखो 35 मीटर। ये देखो पहला वाले का थर्ड इमेज कितना दूर है 35 मीटर। बस आपको पहला इमेज दोनों का निकाल लेना है। पहला कहां पर होगा, फर्स्ट मिरर के लिए कितना दूर होगा 5 मीटर, सेकंड मिरर के लिए कितना दूर होगा 10 मीटर। अगर ये दोनों पता है, फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट इमेज मिलते जाएगा। हाँ लेकिन इसके साथ ऐड करना, फिर इसके साथ ऐड करना तो ये मिलेगा, फिर इसके साथ ऐड करना तो ये मिलेगा। ऐसे करते आगे बढ़ोगे तो आपको जितना भी इमेज चाहिए सब मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, राइट इट डाउन। सो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप लोग देखो, हमारे पास एक स्फीयर है, मान लो पूरा एक स्फीयर है। स्फीयर का अंदर पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्लास स्फीयर है, उसका अंदर वाला पार्ट को क्या कर दिया मैंने, पेंट कर दिया। तो इसका बाहर का सरफेस क्या बनेगा, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस जैसा बनेगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा। और अगर मैंने मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो ये इंसिडेंट रे जो है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब ऐसे आ रहा है, ठीक है, आके एक पॉइंट पे टकराया, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे जो है सीधा वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ चला गया, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो चाहिए क्या देखो, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, मतलब इस P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, मतलब x, y का वैल्यू चाहिए। P का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इंसिडेंट रे से परपेंडिकुलर बन जाए। उस केस के लिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, देखो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं फटाफट, देखो सॉल्यूशन। एक्चुअली सॉल्यूशन क्या लिखूं मैं, उधर डायग्राम में दिखाने वाला हूं पूरा। देखो हम लोग को पता है इसका रेडियस है r। अगर मैं इस सरफेस के लिए एक नॉर्मल बनाऊं, ध्यान देना, इस सरफेस के लिए एक नॉर्मल बनाऊं, ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन से कैसे पास होना चाहिए, देखो तो टेंजेंट से कैसे पास होना चाहिए, ये टेंजेंट है, सो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो देखो तो कुछ ऐसा पास होगा ना, और सीधा सेंटर में आएगा, बिकॉज कोई भी टेंजेंट से लाइन हमेशा सेंटर तक आता है, और वो जो लाइन का लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये आपका नॉर्मल है। आप खुद सोचो ये पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, वो भी 45 डिग्री बनना चाहिए। नाउ इफ दिस इज 45 डिग्री और इफ दिस इज 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री बनना चाहिए, अरे ये भी 45 डिग्री बनना चाहिए। आपको बस ये कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, इस पॉइंट P का x एक्सिस में वैल्यू कितना होगा और y एक्सिस में वैल्यू कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं। अगर मैंने यहां से एक लाइन खींचा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो ये x और y का वैल्यू कितना होगा, देखो ये r है, ये 45 डिग्री है। अगर आपने sin 45 डिग्री लिखा तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज x बाय r, अरे ये 90 डिग्री है, देखो आप लिख सकते हो ना x बाय r। सो आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, अरे x का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज r sin 45 दैट इज इक्वल्स टू r बाय √2, लेकिन ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, देखो सो ये नेगेटिव x में आएगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव में होना चाहिए x का, दैट्स ऑल। अच्छा सिमिलरली देखो, तो सिमिलरली अगर आप इसी ट्रायंगल में cos 45 का वैल्यू लिखते हो तो क्या होना चाहिए, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पर देखो cos 45 विल बी x, देखो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए y बाय r,
है ना, sin 45 इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, सो y बाय r, सो y विल बी इक्वल टू r sin 45, और ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव में क्यों रहेगा, बिकॉज देखो पॉजिटिव y एक्सिस में है, देखो, और आप cos 45 लिखोगे तब जाके आप क्या लिखोगे, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट में है x और हाइपोटेनस में r, सो x का वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा, r cos 45 दैट इज इक्वल्स टू माइनस r बाय 2। आप बोलोगे सर माइनस r बाय रूट 2 क्यों लिखा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है, y कोऑर्डिनेट देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस में है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इट शुड बी माइनस r बाई रूट 2 कॉमा r बाई रूट 2, नेगेटिव में होना चाहिए बिकॉज डायग्राम के हिसाब से नेगेटिव में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना, सो दैट मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, फटाफट लिखो। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, लेकिन यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा, डायग्राम के साथ कैलकुलेशन भी आ जाएगा। देखो सिंपल है, मैंने एक क्या लिया, मिरर लिया, आपको दिख रहा है ये मिरर का शेप जो है, ये मिरर का शेप जो है ये एक पैराबोला जैसा है, ये मिरर का शेप जो है एक पैराबोला जैसा है, जिसका इक्वेशन इट इज समथिंग लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, द इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, ये मिरर का इक्वेशन जो है, ये पैराबोला का जो इक्वेशन है, इट इज x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहां पर हम लोगों ने एक इंसिडेंट रे लिया जो x एक्सिस से पैरेलल है, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे वो कैसा जाना चाहिए, परपेंडिकुलर जाना चाहिए, मतलब y एक्सिस से जाना चाहिए, और यहां पर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बस बताना है हमें। ओके, तो अभी इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम तरीका क्या करूंगा, इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अच्छे से देखना, इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो मैंने इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उसके बाद देखो बहुत सिंपल चीज है, मैं बताऊंगा, अच्छे से ध्यान देना, ये टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल बी द नॉर्मल और नॉट, ये टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल बी द नॉर्मल, और आप सोचो तो ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, सिमिलरली ये भी 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, अरे ये भी 45 होगा बिकॉज ये 90 है, ये 45 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, मतलब देखो तो ये वाला जो टेंजेंट है, टेंजेंट, इस टेंजेंट का एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना है, 45 डिग्री, और अगर मैंने आपको बोला कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, उस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, आप बोलोगे ना सर tan 45 होता है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, तो आप बोल सकते हो इसका स्लोप है 1, और शायद आपको पता है स्लोप को हम लोग dy by dx भी तो बोलते हैं, स्लोप को हम लोग dy by dx भी तो बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए बस। अच्छा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट जो ये इक्वेशन है, मतलब ये जो मिरर है, मिरर का जो इक्वेशन है वो कितना है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अभी अगर मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि dx बाई dt किया मैंने, यहां पर dy स्क्वायर बाई dt किया, थोड़ा ध्यान देना, dx बाई dt करो, यहां पर देखो तो ऐसा लिख सकते हो क्या, dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dt। अरे ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज चेन रूल लगाऊंगा तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये साइड में देखो चेन रूल लगाया मैंने, यहां पर देखो तो आगे dx बाई dt इट इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बनेगा 2y, अरे डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर इज व्हाट 2y, और यहां पर क्या है dy बाई dt। नाउ आप देखो दोनों से dt dt काट दो तो आपका क्या बनेगा, dx विल बी इक्वल टू 2y dy, और यहां से ना dy बाई dx निकालो तो अगला स्टेप देखो तो dy बाई dx कितना आता है रे, 1 बाई 2y आता है ना, 1 बाई 2y आता है ना। नाउ सी dy बाई dx इज 1 बाई 2y, अगर मैं बोलूं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, अभी 1 और 2 को अच्छे से देखो, dy बाई dx 1 है और यहां पर देखो dy बाई dx कितना आया, 1 बाई 2y, सो देयरफॉर कैन आई से दैट फ्रॉम 1 and 2
dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स लिखने का जरूरत ही नहीं है, 1 बाई टू वाइस वाई इज इक्वल टू 1, यहां से y का वैल्यू कितना बन जाएगा, अरे 1 बाई टू। नाउ इफ y का वैल्यू 1 बाई टू है, देयरफॉर x का वैल्यू क्या बनेगा, ये देखो ना x का इक्वेशन, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो 1 बाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी 1 बाई टू का होल स्क्वायर, सो x बन जाएगा आपका 1 बाई 4। तो कोऑर्डिनेट मिल गया ना रे। What will be the coordinate of this point? It will be 1 by 2, 1 by 4. Sorry, 1 by 4, 1 by 2. X का वैल्यू 1 by 4 है, Y का वैल्यू 1 by 2 है। आई होप आप लोगों को ये वाला भी समझ में आया। फटाफट लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा इसको याद रखोगे और शायद बहुत लोगों को पता भी है। देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, what should be the size of the mirror so that he can see his complete image? बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलता हूं यहां पर एक बंदा खड़ा है, इस बंदे का हाइट है h और यहां पर एक मिरर है। अभी ये मिरर का हाइट कितना होना चाहिए या ये मिरर का साइज कितना होना चाहिए सो दैट वो अपना इमेज पूरा क्लियरली देख पाए। अगर मैं बोलता हूं कि ये मिरर से कितना दूर है, x दूर है, तो इसका अपना इमेज कहां पर बनेगा, सोचो तो, सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना रे। उसका अपना इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ये x पे ही बनेगा, दिस विल आल्सो बी x। और ये हाइट क्या होगा पर्सन का, h। अगर इसको पूरा अपना पूरा हाइट देखना है, पूरा अपना हाइट देखना है मिरर में, तो इसका सर से और पांव से जितना भी रे आएगा सब इसके आंखों पर आना चाहिए ना। सो एक रे देखो इधर से सर से आ रहा है सीधा, और एक रे कहां से आना चाहिए, एकदम लेग से, नीचे से, और कहां तक आना चाहिए, आंखों तक आना चाहिए ना, ऐसा आना चाहिए ना, इमेजिन करो। बट रियलिटी में इधर से रे आता नहीं है, इधर से रे आता है, टकराता है, ऐसे जाता है, फिर मीट करके यहां पर इमेज बनता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। जो एक क्वेश्चन किया था आप लोगों को पता है। आपको बस ये हाइट ऑफ द मिरर चाहिए। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द मिरर, कैपिटल एच, हाइट नहीं, लेंथ ऑफ द मिरर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर, ये कितना होना चाहिए लेंथ ऑफ द मिरर, वो बस चाहिए। अच्छा, इधर पे ट्राइंगल देखो, तो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, इसको डी बोलूं, इसको ई बोलूं, सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब अच्छे से देखो तो, ट्राइंगल ए बी सी, अरे ट्राइंगल ए बी सी इज इट सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, अरे है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। और अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सो h बाय कैपिटल एच आप लिख सकते हो ना, h बाय कैपिटल एच, स्मॉल, सॉरी कैपिटल एच बाय स्मॉल एच, दिख रहा है ना, कैपिटल एच बाय स्मॉल एच, कैपिटल एच बाय स्मॉल एच मस्ट बी इक्वल टू x बाय ये वाला लेंथ कितना है, 2x x है ना, अरे ये वाला लेंथ x है और ये वाला लेंथ कितना है, 2y x है। सो x बाय 2y x, तो आप लिख सकते हो इट इज x बाय 2y x। यहां से x काटो तो आपका h कितना होना चाहिए, इट शुड बी h बाय 2। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। ये पर्सन का हाइट का आधा होना चाहिए। पर्सन अगर 5 फीट का है या 10 फीट का है, जो भी है, उसका आधा साइज का आपका मिरर होना पड़ेगा, तो आप कंप्लीटली अपना इमेज को देख पाओगे। I hope you are getting this. Length of the mirror should be half of the height of the person to see the complete image. अगर पूरा अपना इमेज को देखना चाहते हो सर से लेके पांव तक, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, द मिनिमम लेंथ, नॉट हाइट, द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर शुड बी h by 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ओके, सो राइट इट डाउन।